हेलो। अरे साउंड बंद नहीं किया है जी। हेलो। चलिए बताइए, ऑनलाइन वाले लोग दिखाई सुनाई दे रहे हैं? बताइए जल्दी से। दिखाई सुनाई दे रहे हैं? हाँ, देखिए पटना में गर्मी बहुत पड़ रहा है। पटना में जो गर्मी बहुत पड़ रहा है, उसी वजह से पटना का डीएम आदेश दिया है कि 13, 14, 15 3 दिन कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं। तो इसी वजह से ऑफलाइन आज, कल और परसों बंद है। सिर्फ और सिर्फ अभी क्लास जो चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। धारा 144 लागू है। हाँ, धारा 144 लागू है। कुछ भी होता है पटना में तो कोचिंगे पर सबसे पहले धारा 144 लागू करता है। समझे? सबसे पहले कोचिंगे को बंद करता है। तो यही है, आपको अभी 2-3 दिन ऑनलाइन ही करना होगा। तो कीजिए 2-3 दिन ऑनलाइन। समझे? हाँ, बिहार पुलिस बैच भी ऑनलाइन ही होगा। सब बैच ही ऑनलाइन होगा टोटल, सुबह से लेकर शाम तक। जितना बैच है सब बैच आपको ऑनलाइन ही होगा। समझ गए गुरुजी लोग? तो गुरुजी लोग, अब अगर आप समझ गए हैं तो आइए अब पढ़ते हैं। पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में आपको ब्रिटिशों की आर्थिक नीति को पढ़ा रहे थे हम। देखिए, ब्रिटिशों की आर्थिक नीति में कर की वसूली के लिए ब्रिटिशों के द्वारा
जो इजारेदारी प्रथा, रैयतबाड़ी बंदोबस्त, महलबारी प्रथा, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। ये सब बात हम आपको पढ़ा दिए थे। मेन आर्थिक नीति में यही 3 बंदोबस्त को आपको पढ़ना है। और उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। शाम में 7:30 बजे से जो टेस्ट है, शाम में 7:30 बजे से टेस्ट होगा। टेस्ट होगा ऐसे कि टेस्ट का जो क्वेश्चन है संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा और आपको संस्थान के एप्लीकेशन पर टेस्ट का डिस्कशन होगा। वो ओपन रहेगा, वो आप आराम से कर सकते हैं। विकास रॉय क्या बोल रहे हैं, कमेंट ऊपर चल गया है। 1801 में अवध को मिला लिया तो फिर बाद में डलहौजी कैसे मिलाया? देखिए होता क्या था कि मान लिया जाए 1801 में अवध के नवाब कोई और है, एक में अवध का नवाब कोई और है, वो तो सहायक संधि को स्वीकार लिया। बाद में अवध के नवाब कोई और बने, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। तो बाद में जाकर के अवध फिर से अंग्रेजों से फ्री हो गया। तो अंग्रेजों ने पुनः 1856 में अवध को कुप्रशासन के आरोप के तहत डलहौजी मिला लिया। ये होता था। आपको साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ा हुआ है, ये है। सबको सुनाई दे रहा है ना जी? ऑनलाइन वाले जो लोग हैं सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सबको सुनाई दे रहा है, आप ही को नहीं दे रहा है। जो मैसेज कर रहे हैं साउंड बढ़ाइए, समझे? हाँ, चलिए आइए अब देखिए आपको पीडीएफ भेज देते हैं, तब पढ़ाएंगे। पीडीएफ भेज देते हैं आप लोगों को। 4 नंबर चैप्टर तक का पीडीएफ मिल न गया था? चार नंबर चैप्टर से आगे का पीडीएफ भेज देते हैं पहले आप लोग को, तब पढ़ाते हैं। क्लासे नहीं हुआ है, करंट का क्लास कहाँ हुआ है? क्लासे नहीं हुआ, 4 वो क्लास हुआ है करंट का। यूट्यूब पर जितना डाला हुआ है ना उतना ही क्लासे हुआ है। बीच में तो क्लास सब बंदे न था जी, बीच में क्लास सब बंद था, इसी वजह से जो है नहीं हुआ है, और कोई बात नहीं है, समझे? चार नंबर चैप्टर में अब कुछ न है, जो मूल चीज था वो बता दिए हैं, जो मूल चीज था वो बता दिए हैं।
जो मूल चीज था वो बता दिए हैं, समझे? लिखा करके पढ़िएगा। लिखाए हो? लिखा कर। पीडीएफ से लिखा कर, पीडीएफ से। पीडीएफ से पढ़िए, जल्दी खत्म हो जाएगा। पढ़िए पीडीएफ से, जल्दी खत्म हो जाएगा। कॉपी में लिख लिया कीजिए आप लोग। देखिए टेलीग्राम खोलिए, पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल खोलिए संस्थान का, आप लोग पीडीएफ भेज दिए हैं। ये पीडीएफ जो है अपलोड करो वीडियो के साथ। का है अभी नहीं होगा, लाइव में नहीं होता है। ठीक है, मैसेज करो हमको, हम तुमको भेज देते हैं। सब चीज बताएंगे आराम से, धीरे धीरे से सब चीज बताएंगे, चिंता मत कीजिए। भेज दिए हैं, क्लास के बाद अपलोड कर देना। चलिए अब आइए, ऑनलाइन वाले लोग टेलीग्राम पर दे दिए हैं 3 का ऑब्जेक्टिव। 3 का ऑब्जेक्टिव, 2 एप्लीकेशन पर कितना तक का ऑब्जेक्टिव हो गया? 2 तक का। 3 का नहीं हुआ है? 3 का हो गया है। 3 का ऑब्जेक्टिव अपलोड हो गया है जी,
अपलोड हो गया है। तीन का ऑब्जेक्टिव अपलोड हो गया है, देखिए ना आप। ये अमित को ब्लॉक मारिए तो हो, अमित को ब्लॉक मार दीजिए तो। लिख रहा है पढ़ाना है कि नहीं। न तुम्हारे मौसी को नचाने आए हैं हम, तुम्हारी मौसी नाचेगी हम देखेंगे। अमित 26 38 70 ब्लॉक मारिए इसको। कोर्स डिसेबल कर दीजिए, इसका कोर्स डिसेबल कर दीजिए। उसकी मौसी नाचेगी, आप लोग देखिएगा, हम भी देखेंगे, समझे। चलिए आइए, अब आइए आते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास। अब हटा दीजिए कमेंट। देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, और आधुनिक भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इसे दो पार्ट में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर अंग्रेजों के भारत विजय तक, यानी 1707 से लेकर 1857 तक। और फिर इसका दूसरा पार्ट होता है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि 1857 से 1947 तक होता है। आधुनिक भारतीय इतिहास के एक पार्ट आपको खत्म हो गए हैं। आज से आधुनिक भारतीय इतिहास के दूसरे पार्ट की शुरुआत हम आपके साथ करने जा रहे हैं। आज से आधुनिक भारतीय इतिहास के जिस दूसरे पार्ट की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, वह पार्ट है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, वह पार्ट है आपको भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इसके अंतर्गत हम लोग 1857 के विद्रोह से देश की आजादी तक की घटना को पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग 1857 के विद्रोह से देश के आजादी तक की घटना को जो पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग 1857 के विद्रोह को पढ़ते हैं। फिर भारत में जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ, 1857 के विद्रोह को जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें एक परिणाम को पढ़ना होता है, और 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और जब भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो कई सारे राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई। उसी क्रम में कांग्रेस नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई, और फिर कांग्रेस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा, और फिर फाइनली जो है देश को वर्ष 1947 ईस्वी में आजादी मिल गई। तो 1857 के विद्रोह से आजादी तक की घटना को, 1857 के विद्रोह से आजादी तक की घटना को जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पीडीएफ आपको गया होगा उसमें आप देखे होंगे, चैप्टर तो नहीं दिया है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 1857 का ही विद्रोह है। चैप्टर नंबर 5 1800 है?
क्या हुआ जी? चारे में था? 1857 का विद्रोह चारे में था है? अरे पीडीएफ देखा है तुम जी? अरे सिलेबस छोड़ो नहीं यार, वो आगे पीछे होता है, अजीब हाल है। चलिए, तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आज से शुरू हो रहा है आपका। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आज से जो है आपको शुरू हो रहा है, और स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्वतंत्रता आंदोलन। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आइए स्वतंत्रता आंदोलन को जो है हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले 1857 के विद्रोह को पढ़ते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह। यही आज का आपका टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है आपका यही है, 1857 का विद्रोह। तो देखिए समझिएगा, 1857 का विद्रोह देखिए, आपको 1857 का विद्रोह सिपाहियों के द्वारा किया गया था, सिपाहियों के द्वारा। और जिन सिपाहियों के द्वारा 1857 का विद्रोह किया गया था, ये ऐसे सिपाही थे जो अंग्रेजों के अधीन कार्यरत थे, लेकिन इन सिपाहियों का अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया गया। जब सिपाहियों का अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया गया तो उस शोषण से प्रताड़ित होकर सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया है, उसी विद्रोह को इतिहास में 1857 का विद्रोह हम लोग कहते हैं। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, लेकिन उसका जो मूल कारण था वह चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। और उसी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। यह विद्रोह लगभग 1 वर्षों तक चला। यह विद्रोह जो है लगभग 1 वर्षों तक चला। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबा दिया। भले ही इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबा दिया हो, लेकिन इस विद्रोह के कई सारे सकारात्मक परिणाम और दूरगामी परिणाम जो है आपको निकल करके सामने आए। तो जो 1857 का विद्रोह है, इसे हम लोग 5 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। 1857 के जो विद्रोह है, इसे हम लोग 5 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह को जो हम लोग 5 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, उसमें एक आपको 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को देखेंगे, स्वरूप या प्रकृति को देखेंगे। फिर आपको 1857 के विद्रोह के कारण को देखेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह के कारण को हम लोग देखेंगे। फिर आपको 1857 के विद्रोह के विस्तार, किस क्षेत्र में इसका विस्तार था और किस क्षेत्र में इसका नेतृत्व किसने किया, विस्तार और नेतृत्वकर्ता को देखेंगे।
फिर आपको 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण को देखेंगे। 1857 का विद्रोह असफल रहा, तो उसके असफलता के कारण को देखेंगे। और फिर 1857 के विद्रोह के कई सारे परिणाम निकल करके सामने आए हैं। तो 1857 के विद्रोह के जो कई सारे परिणाम निकल करके सामने आए हैं, इस विद्रोह के परिणाम को हम लोग देखेंगे। तो यही 5 भाग में बांट करके 1857 के विद्रोह को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आपको कुछ तथ्य जो कि परीक्षा में सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है, तो कुछ 5, 7, 10 फैक्ट को हम लोग जानते हैं। तो उसमें पहली बात आप ये जानिए कि जो 1857 का विद्रोह है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगलों का शासन था। और उस समय भारत के जो मुगल बादशाह थे, उस समय भारत के मुगल बादशाह का नाम बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह जफर के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। और 1857 के विद्रोह ने ही मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया, मुगल सत्ता का अंत कर दिया। इसके बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न थे और ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता डिजरेली था। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय को हम लोगों ने पढ़ा है। और जब हम लोग पढ़े थे, तो वहां पर लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को आप याद कीजिए। और जब आप लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को याद करेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से 1862, 1856 से 1862, 1856 से 1862 के बीच में ही 1857 आता है। और 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। रोटी और कमल के फूल के जरिए इस विद्रोह को विद्रोही सिपाहियों तक सांकेतिक तौर पर पहुंचाने का काम किया जा रहा था। वही रोटी और कमल का फूल 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह बना। इस विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष है, इस विद्रोह के अगर सबसे मजबूत पक्ष की अगर आप बात करेंगे, तो इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष है। सबसे मजबूत पक्ष है हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह में भारत के हिंदू और भारत के मुसलमान एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं। और ये सब जो छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये आपके परीक्षा में सीधे तौर पर जो है आपसे पूछा जाता है। आपके परीक्षा में सीधे तौर पर ये सब फैक्ट जो है आपसे पूछा जाता है। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। तो आइए एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए। जो जहां बैठे हुए हैं
सो करके पढ़ रहे हैं, लेट करके पढ़ रहे हैं, टेबल कुर्सी लगा करके पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, तो आइए मेरे साथ याद कीजिए और बताइए फटाफट। ये सब फैक्ट है और सीधे सीधे ये फैक्ट आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, ये सभी प्रकार के फैक्ट आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो बताइए आप हमको, जो आपको 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न। ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता कौन था? डिजरेली। कौन था? डिजरेली। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता। इतना बात गुरुजी लोग याद हो गया? कमेंट कीजिए, बताइए, कमेंट दीजिए यहां पर जी, बताइए। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। जो पीडीएफ भेजे उसमें 1857 का क्रांति ना है ना? ये ऑनलाइन वाला सब हमको पगला के रख देगा। बोल रहा है जो पीडीएफ भेजे उसमें 1857 का क्रांति है ये ना है। बताइए, फर्स्ट पेज में है, बताइए, शुरुए में है महाराज। ठीक है, आगे बताए ना गुरुजी लोग, आप ही पर सब चीज है। ब्रिटेन के पीएम का नाम था लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न। ठीक है, अब देखिए, पुराना वाला पीडीएफ का है देख रहे हैं, नया वाला देखिए ना महाराज, अभी तुरंत भेजे हैं। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले टेलीग्राम चैनल पर भेजे हैं। चलिए, अब कुछ को तो लग रहा है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है महाराज। रिकॉर्डेड ने हम अपना से पढ़ा रहे हैं। अजीब हाल है इस सब का। मतलब शक का भी एक सीमा होता है, सब सीमा को ये सब पार कर गया है। चलिए, अब आइए, अब कारण को देखते हैं। है पीडीएफ नहीं आया है, आपके कहने से नहीं आया है, बट ये सब पगला देगा, समझे, हमको पागल कर देगा। हमको आगरा या रांची जाना पड़ेगा तब। चलिए, आ जाइए, अब निकाल लीजिएगा, पीडीएफ निकाल लीजिएगा, समझे। देखिए, है क्या कि आप लोग जो है ऑफलाइन तो आए हुए हैं नहीं, इसी वजह से पीडीएफ दे दिए हैं। देखिए, पढ़िए, तब तक फिर क्लास में लौट जाइएगा ना तो वापस हम लिखा देंगे। हमको क्या है, हमको थोड़े कोई दिक्कत है महाराज, हम आज तक पढ़ाते हुए लिखाते हुए आए हैं ना, तो अभी भी कहिएगा तो हम लिखा देंगे, हमको कोई दिक्कत थोड़े है? लिखाना है, अरे हम लिखाइयो देंगे, हम सब चीज कर देंगे महाराज। अभी पीडीएफ से कीजिए ना, अभी पीडीएफ से कीजिए ना। है तरीका, लिखिए, हेडिंग मारिए, लिखिए, करके पढ़िए।
हटाइए ये सब कमेंट, होए हटाइए। पीडीएफ निकालना होगा निकालिएगा, नहीं निकालना होगा मत निकालिएगा। लिखिए, लिख के पढ़िए, सब पागल कर देगा हमको। लिखिए, हेडिंग मारिए 1857 का विद्रोह। (1857) का विद्रोह। लिखिए, नीचे से स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखते जाइए। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, इस विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न इस विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न और विरोधी दल का नेता डिजरायली था। और विरोधी दल का नेता डिजरायली था। डिजरायली और विरोधी दल का नेता डिजरायली था। और विरोधी दल का नेता डिजरायली था। नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट, इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल का फूल था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती यानी रोटी को ही चपाती कहा जाता है, या चपाती को ही रोटी कहा जाता है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल का फूल था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल का फूल था। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग इस विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को देखते हैं कि इस विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति कैसा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 1857 का विद्रोह था वह सिपाही विद्रोह था, वह स्वतंत्रता आंदोलन था, या राष्ट्रीय विद्रोह था, या कुछ और था। क्या था आखिरकार 1857 का विद्रोह? सिपाही विद्रोह था, क्रांति था, राष्ट्रीय विद्रोह था, स्वतंत्रता आंदोलन था कि स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था? देखिए, 1857 के विद्रोह को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कोई इसे
सिपाही विद्रोह कहता है, कोई इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहता है, कोई इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहता है, कोई इसे स्वतंत्रता आंदोलन नहीं कहता है। और विशेष तौर पर जो ब्रिटिश लोग हुए, विशेष तौर पर जो ब्रिटिश लोग हुए, ब्रिटिशों की अगर हम बात करें तो उन लोगों ने 1857 की क्रांति को कमतर करके दिखाने हेतु यह कहा कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था। कई सारे अंग्रेज हैं, जॉन सीले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन, ये तमाम ऐसे विद्वान हैं, ये तमाम ऐसे अंग्रेज विद्वान हैं जो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहता है। फिर आपको 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड में जो विरोधी दल का नेता डिजरेली था, विरोधी दल का नेता डिजरेली था। डिजरेली की अगर हम बात करें तो डिजरेली ने क्या कहा, इसको आप समझिएगा। डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह मानने से इनकार कर दिया। पंडित नेहरू का मानना था कि 1857 ईस्वी तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। 1857 ईस्वी तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था, इसी वजह से 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। इसके बाद 1857 के विद्रोह पर एक किताब लिखने का काम एसएन सेन ने किया है, और एसएन सेन ने 1857 के विद्रोह के ऊपर जो किताब लिखा है उस किताब का नाम है 1857 उस किताब का नाम है 1857 और एसएन सेन जो कि 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार भी है। 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार भी आपको एसएन सेन ही है। और एसएन सेन की अगर हम बात करें तो इनका क्या मानना था जानते हैं 1857 के विद्रोह को लेकर? एसएन सेन का 1857 के विद्रोह को लेकर यह मानना था कि इस विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ, धार्मिक मामला को लेकर हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ। देखिए, जब आप 1857 के विद्रोह के कारण को जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ। कैसे धर्म को लेकर इस विद्रोह की शुरुआत हुआ? देखिए, अभी हम आपको तुरंत थोड़ा देर पहले क्या बता रहे थे? अभी हम तुरंत आपको थोड़ा देर पहले यह बतलाए हैं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण है ब्रिटिश सेना में चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। यह 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण है। देखिए, जो चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था, उस कारतूस के ऊपर एक मोटी परत होती थी, और कारतूस के ऊपर जो मोटी परत होती थी, उस मोटी परत को मुंह से खोलना होता था, और उस मोटी परत में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई होती थी। उस मोटी परत में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई होती थी। गाय और सुअर, गाय के मांस को हिंदू धर्म मुंह में नहीं ले सकता है, सुअर के मांस को मुसलमान मुंह में नहीं ले सकता है।
इस्लाम धर्म में सुअर शब्द का प्रयोग करना तक वर्जित है। कोई मुसलमान जल्दी सुअर शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकता है, नहीं करता है, नहीं करता है और नहीं कर सकता है। तो जब सुअर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है तो सुअर का मांस कैसे खाएगा? बताइए, खाएगा? नहीं ना, नहीं। धर्म है, धर्म। हिंदू धर्म के लोग जो है गाय का मांस क्यों नहीं खाते हैं? हिंदू धर्म के लोग गाय को अपनी माता मानते हैं। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। हिंदू धर्म के लोग सुअर का मांस खाते हैं, इस्लाम धर्म के लोग नहीं खाते हैं। इस्लाम धर्म में वर्जित है, इस्लाम धर्म में वर्जित है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना वर्जित है। हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना वर्जित है ना जी। आप हिंदू हैं तो आप गाय का मांस खाइएगा। अगर आप गाय का मांस खाइएगा तो आप हिंदू थोड़े हैं। तो गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी कारतूस के ऊपरी खोल में। अंग्रेज जानबूझकर यह किया। अंग्रेज जानबूझकर यह क्यों किया? तो अंग्रेज यह चाहता था भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट हो जाए। अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करना चाहता था। अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर गाय और सुअर की चर्बी कारतूस के ऊपरी खोल में मिलाया गया। अब अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म क्यों नष्ट करना चाहता था? तो अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म इसलिए नष्ट करना चाहता था क्योंकि अंग्रेज भारत का ईसाईकरण करना चाहता था। जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था, भारत के हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था, वैसे ही अंग्रेज भारत का ईसाईकरण करना चाहता था। वैसे ही अंग्रेज भारत का ईसाईकरण करना चाहता था, मतलब भारत के हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बना देना है। तो अब ऐसे तो कोई हिंदू मुसलमान ईसाई बनेगा नहीं, तो सबसे पहले उसके धर्म को हम नष्ट कर देते हैं। तो गाय और सुअर की चर्बी के जरिए भारत के हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करके भारत का ईसाईकरण करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। भारत का ईसाईकरण करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के धर्म को नष्ट करने को लेकर ही चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं यही घटना तत्कालिक कारण भी बना। तो कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ। तो जो एसएन सेन थे, एसएन सेन का यह मानना था, एसएन सेन का यह मानना था कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ, लेकिन इसका अंत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। इसके बाद एक विद्वान है बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर की अगर हम बात करें तो बीडी सावरकर का मानना था कि जो 1857 का विद्रोह है यह एक सुनियोजित ढंग से किया गया स्वतंत्रता आंदोलन है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित ढंग से किए गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। सुनियोजित ढंग से किए गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है। फिर आपको एक विद्वान हुए आरसी मजूमदार। उनका कहना था यह ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। आरसी मजूमदार का यह मानना था कि यह ना तो प्रथम और ना राष्ट्रीय और ना यह स्वतंत्रता आंदोलन है। फिर आपको एक अंग्रेज हुए टी आर होम्स।
टी आर होम्स नामक अंग्रेज की अगर हम बात करें तो टी आर होम्स का मानना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी आर होम्स की अगर हम बात करें तो टी आर होम्स का यह मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है, यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। देखिए अंग्रेज की अगर हम बात करें तो अंग्रेज अपने आप को सभ्य मानता था। अंग्रेज की अगर हम बात करें तो जो अंग्रेज है, अंग्रेज अपने आप को सभ्य मानता था और भारतीय को असभ्य मानता था, बर्बर मानता था। बर्बर मतलब असभ्य, बर्बर मतलब असभ्य, और असभ्य मतलब कि भारतीयों को ना रहने का ढंग है, ना खाने का ढंग है, ना पीने का ढंग है। असभ्य मतलब ये। तो अंग्रेज भारतीयों को असभ्य मानता था, अंग्रेज भारतीयों को असभ्य मानता था। तो टी आर होम्स ने 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहा है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। तो आप देख रहे हैं, कोई 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कह रहा है, कोई सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह रहा है, कोई इसे राष्ट्रीय विद्रोह कह रहा है, कोई सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कह रहा है। तो 1857 के विद्रोह को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की राय प्रकट की है, लेकिन 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो हमारी राय में 1857 का विद्रोह एक क्रांति था, एक क्रांति था। देखिए क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन का मतलब होता है बहुत बड़ा परिवर्तन। 1857 के विद्रोह को हम एक क्रांति इसलिए कह रहे हैं, 1857 के विद्रोह को हम क्रांति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस विद्रोह ने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए। इस विद्रोह ने मुगल सत्ता का अंत कर दिया, इस विद्रोह ने अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत कर दिया, इस विद्रोह ने ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन को भारत में स्थापित किया। तो इतने बड़े बड़े परिवर्तन 1857 के विद्रोह से हुआ है। यही वजह है कि 1857 के विद्रोह को हम लोग 1857 की क्रांति भी कहते हैं। 1857 के विद्रोह को हम लोग 1857 की क्रांति भी कहते हैं। और यहां से आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। अब सवाल ये उठता है यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो आंसर हो जाएगा डिज़रायली। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। इसी प्रकार से जो है यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नीचे से हेडिंग मारिए स्वरूप और प्रकृति। स्वरूप या प्रकृति डैश दे करके लिखिएगा। 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। विद्वानों के बीच मतभेद है। विद्वानों के बीच मतभेद है।
विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार का राय, अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार का राय, अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार का राय प्रकट करता है। लेकिन इस विद्रोह ने भारत में लेकिन इस विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन किया। जिस कारण इस विद्रोह को (1857) की क्रांति कहना, जिस कारण इस विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना, ज्यादा उचित है। (1857) की क्रांति कहना ज्यादा उचित है। अब नीचे से विभिन्न विद्वानों की राय, नीचे से हेडिंग मारिए विभिन्न विद्वानों की राय। विभिन्न विद्वानों की राय। एक नंबर में बीडी सावरकर ने इसे सुनियोजित ढंग से किया गया। बीडी सावरकर ने इसे सुनियोजित ढंग से किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर ने इसे सुनियोजित ढंग से किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। नेक्स्ट 2 नंबर में आरसी मजूमदार ने कहा है कि यह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता आंदोलन है। यह ना तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता आंदोलन है।
यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। नेक्स्ट, अठारह के विद्रोह पर लिखने वाला, नेक्स्ट 3 नंबर में, 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला, के विद्रोह पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार, 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। एस.एन. सेन था। एस.एन. सेन था। S.N. सेन। एस.एन. सेन था, जिन्होंने 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 1857 नामक पुस्तक, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखा है, एस.एन. सेन का मानना एस.एन. सेन का मानना था कि एस.एन. सेन का मानना था कि यह विद्रोह धार्मिक मामला को लेकर यह विद्रोह धार्मिक मामला को लेकर यह विद्रोह धार्मिक मामला को लेकर शुरू हुआ। यह विद्रोह धार्मिक मामला को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत लेकिन इसका अंत लेकिन इसका अंत लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। नेक्स्ट, डिजरेली ने, नेक्स्ट जो भी पॉइंट है आपका, डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है। डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, टी.आर. होम्स ने टी.आर. होम्स ने टी.आर. होम्स ने कहा है कि टी.आर. होम्स ने कहा है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स ने कहा है कि टी.आर. होम्स ने कहा है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स ने यह कहा है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। आगे, जॉन सीले,
जॉन सीले, जॉन सीले, कोमा मार्लेसन, मार्लेसन, कोमा ट्रेवेलियन, जॉन सीले, कोमा मार्लेसन, कोमा ट्रेवेलियन ने, जॉन सीले, कोमा मार्लेसन, कोमा ट्रेवेलियन ने, जॉन सीले, कोमा मार्लेसन, कोमा ट्रेवेलियन ने, जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन ने 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह कहा है। सिपाही विद्रोह कहा है। नेक्स्ट, LER रीज ने, LER रीज ने LER रीज ने कहा है कि LER रीज ने कहा है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। LER रीज ने कहा है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। आगे, जेम्स आउट्रम और W टेलर ने, जेम्स आउट्रम और W टेलर ने जेम्स आउट्रम और W टेलर ने कहा है कि जेम्स आउट्रम और W टेलर ने कहा है कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। हो गया। इतना विद्वान का स्टेटमेंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। यह स्वरूप या प्रकृति हो गया। अब हम लोग आते हैं कारण पर। अब आगे आप हेडिंग मारिए तत्कालिक कारण। कारण में सबसे पहले तत्कालिक कारण आप जानिए। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण। अब समझिए गुरुजी लोग, ऑनलाइन वाला सब, समझ रहे हैं ना हीरो सब? कमेंट दीजिए हो। ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है हीरो सब? हा 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 हा। ठीक है, चलिए। बहुत दिक्कत है, बोला बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है तो
पटना में पटना से हाजीपुर जब जाते हैं, गांधी सेतु पुल है, गांधी सेतु पुल पे जाइए और देख लीजिए कहां पर पानी ज्यादा है, वहां पे जाके डुबकी लगा लीजिए, सब दिक्कत खत्म। कोई दिक्कत रहेगा तब बताइए? कोई दिक्कत नहीं, सब दिक्कतें खत्म एक के बार में। सर मन नहीं लगता है, अरे बाप रे, मन नहीं लगता है तो मन नहीं लगता है तो आपको मन लगाने के लिए हम क्या मुजरा करें? हम नाचे यहां पर? मन नहीं लगता है, अजीब हाल है। चलिए आइए, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए कारण में सबसे पहले तत्कालिक कारण। देखिए आपको जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई मोबाइल है, सैमसंग का S24 है, मान लिया जाए कि उससे लेटेस्ट वर्जन आ गया, तो आपकी मंशा यह होती है, आपकी इच्छा यह होती है कि S24 को छोड़ करके जो नया वर्जन आ गया है वो ले ले, और अगर आपके पास पैसा होता है तो आप ले भी लेते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी सेना में ब्राउन बेस नामक राइफल हुआ करता था। अंग्रेजी सेना में ब्राउन बेस नामक राइफल हुआ करता था। ब्राउन बेस, अंग्रेजी सेना में जो है आपको ब्राउन बेस नामक राइफल हुआ करता था। ब्राउन बेस, अंग्रेजी सेना में ब्राउन बेस नामक राइफल हुआ करता था। अंग्रेजी सेना में जो ब्राउन बेस नामक राइफल हुआ करता था, उस ब्राउन बेस राइफल को हटाकर हुआ क्या, ब्राउन बेस राइफल से अच्छी तकनीक के राइफल आ गए मार्केट में। तो ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया जाए और इसके स्थान पर नया राइफल शामिल किया जाए, और ब्राउन बेस राइफल को हटाकर उसी के स्थान पर चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। और चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। और जब कोई नया चीज आता है तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। कहां? तो इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था बंगाल के दमदम में, पंजाब के अंबाला में, पाकिस्तान के सयालकोट में। इन तमाम जगहों पर चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। जब यह राइफल शामिल हुआ तो एक प्रकार की अफवाह फैलाई गई, या एक प्रकार की अफवाह फैल गई। यह अफवाह फैली कि चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल के कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। यह अफवाह फैली, और जब यह अफवाह फैली तो जो स्वाभिमानी सैनिक थे, जो स्वाभिमानी सैनिक थे, उन्होंने इस राइफल को प्रयोग में लाने से मना कर दिया। और कहा जाता है कि मंगल पांडे
जहां पर कारतूस बनता था वहां पर चोरी छिपे मंगल पांडे चले गए और मंगल पांडे ने देख लिया कि हां बात तो सही है, गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है। तो मंगल पांडे स्वाभिमानी था। मंगल पांडे का संबंध बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री से रहा है, लेकिन मंगल पांडे मूल तौर पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मंगल पांडे मूल तौर पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन वे सिपाही थे ब्रिटिश सेना के अधीन। बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जब अपनी आंखों से देख लिया कि गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है, तो मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से मना कर दिया। और जब मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से मना कर दिया, तो मंगल पांडे से जो बड़े अधिकारी थे जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग, उसने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि नहीं, आपको इस राइफल का प्रयोग करना ही होगा। मंगल पांडे पर कितना भी दबाव बनाया गया, वे एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं किए। और मंगल पांडे ने अपने बड़े अधिकारी जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे ने जब जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या 29 मार्च 1857 को कर दिया, तो मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे को जो फांसी पर लटकाया गया, यह बात आग की तरह फैल गया। यह बात आग की तरह फैल गया। यह बात आग की तरह फैल गया। और एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर का मांस मिला हुआ है, यह बात भी आग की तरह फैल गया। और फिर आगे चलकर कई सारे अन्य सैनिकों ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से मना कर दिया। और फिर अंततः 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ से हुआ है, लेकिन मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को ही दे दिया गया है। अर्थात मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही मारे गए। जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही मारे गए। समझे बात को? लिखिए क्या हेडिंग मारे हैं? तात्कालिक कारण। समझ गए ना हो हीरो सब? लिखिए तत्कालिक कारण डैश देकर। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना है। यह राइफल दिसंबर 1856 में
यह राइफल दिसंबर 1856 में, यह राइफल दिसंबर 1856 में, यह राइफल दिसंबर 1856 में, यह राइफल दिसंबर 1856 में यह राइफल दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर शामिल किया गया था। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर शामिल किया गया था। यह राइफल दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर शामिल किया गया था। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर शामिल किया गया था। इस राइफल को चलाने का प्रशिक्षण, इस राइफल को चलाने का प्रशिक्षण इस राइफल को चलाने का प्रशिक्षण बंगाल के दमदम में, बंगाल के दमदम में कोमा, बंगाल के दमदम में कोमा, पंजाब के अंबाला में, पंजाब के अंबाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में, और पाकिस्तान के सियालकोट में, और पाकिस्तान के सियालकोट में, पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल पांडे का संबंध, मंगल पांडे का संबंध मंगल पांडे का संबंध बंगाल के बैरकपुर के, मंगल पांडे का संबंध बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री से रहा है। मंगल पांडे का संबंध बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री से रहा है। मंगल पांडे का संबंध बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री से रहा है। मंगल पांडे का संबंध बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री से रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को, नेक्स्ट पॉइंट, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग, जनरल ह्यूडसन, जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग, जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी कारण मंगल पांडे को पकड़कर इसी कारण मंगल पांडे को पकड़कर इसी कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल पांडे
मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए, जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए, जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए, जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 का विद्रोह दस मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ है। 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 से 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ है। चलिए गुरुजी लोग, हो गया, आज का कहानी यहीं तक है। गुरुजी लोग, अब आप क्या कीजिएगा पता है? आपको करना यह है कि जैसे क्लास में समझा देते हैं, लिखा देते हैं, फिर बोलते हैं पढ़ने के लिए, तुरंत अभी आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के तुरंत बाद 3 बार 4 बार 5 बार बोल के याद कर लीजिए। इससे आगे मिलते हैं कल, समझ गए? और अभी फिलहाल क्लास ऑनलाइन ही चलेगा 15 तारीख तक। जैसे आज ऑनलाइन हुआ है, कल भी आप अपने टाइम से जुड़ जाइएगा और ऑनलाइन क्लास कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। बिहार पुलिस का बैच भी अपने समय से ऑनलाइन ही चलेगा।